Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is coordination. So let's begin with the video. After this video, you will be acquainted with concept of coordination, coordination the essence of management, types of coordination, principles of coordination, techniques of coordination and cooperation. अब आप डायरेक्टली टॉपिक पे जाने से पहले, कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आप सबसे पहले इस पिक को रेफर कीजिए। ये जो सेकंड वाला पिक है वो क्या डिपिक्ट करता है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं एक ऑर्केस्ट्रा में जो कि अपने रिस्पेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर हम इन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स को अलाउ कर दें कि वो इंडिपेंडेंटली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं कोई भी तालमेल के बिना, ठीक है, आपस में इन्होंने कोई तालमेल नहीं बिठाया हुआ है, इंडिपेंडेंटली अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? क्या एक सूदिंग साउंड प्रोड्यूस हो पाएगा? क्या नहीं, बल्कि उससे क्या होगा? शोर शराबा सा क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या है? एक ड्यूटी रहता है यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की, कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की, जो कि ये है कि उनको एक तालमेल बिठाना है इन जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में, उनकी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना है, इंटीग्रेट करना है इनकी एक्टिविटीज़ को, या फिर यूनिफिकेशन करना है इनकी एक्टिविटीज़ का, सो दैट एक हार्मनी, पीस मेंटेन हो सके और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ एक सूदिंग साउंड को प्रोड्यूस करना, वो अचीव हो सके। तो उसी चीज़ को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। तो इन सिंपल टर्म्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना, सो दैट जो भी हमें ऑब्जेक्टिव, रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो भी हमको प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो अचीव किया जा सके। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो डिक्शनरी मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का वो है रैपोर्ट। देखिए रैपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप होना पीपल के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो दस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना वेरियस एक्टिविटीज को। और बिजनेस यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिंक्रोनाइज की जाती है, इंटीग्रेट की जाती है या फिर यूनिफिकेशन होती है। वर्ड सुनिएगा, सिंक्रोनाइजेशन, इंटीग्रेशन या फिर यूनिफिकेशन करना एक्टिविटीज का डिफरेंट पर्सन्स की इन द ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट क्यों की जाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब इस डायग्राम से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए, देखिए ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये इस पर्सन की एक्टिविटी है, ये इस पर्सन की एक्टिविटी है। तो इनके एक्टिविटीज़ को इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना, इस तरीके से इनमें तालमेल बिठाना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। मतलब ये इस तरीके से देखिए ऐसे मैच करेंगी ये एक्टिविटीज़। क्लियर? तो इन पर्सन्स की एक्टिविटीज़ के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन लाना सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो एक मेंटल अवेयरनेस क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। और वो कैसे? कि वो एक मेंटल अवेयरनेस इस सेंस में कि हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट हैं, इसका हम एक हिस्सा हैं, या इस ग्रुप का हम एक हिस्सा हैं, और जो उनके एफर्ट्स हैं ना फिर डायरेक्ट किए जाते हैं उस एक यूनिफाइड डायरेक्शन में कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। और वो कैसे? जैसे कि जो डिफरेंट वेरियस पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो कंबाइन किए जाते हैं एक काम को करने के लिए। अगर ये जो वेरियस पार्ट्स है वो कंबाइन नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली डिफरेंट जो सेगमेंट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको वर्क करना पड़ता है एक यूनिफाइड डायरेक्शन में, ठीक है, यूनिसन, एकता के साथ, ठीक है, एकता के साथ उनको काम करना पड़ता है सो दैट जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके एक बेटर मैनर के अंदर। और वो एकता के साथ किस तरीके से होगा? जब कोऑर्डिनेशन होगा उनके बीच में। दस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ब्लेंडिंग होती है ह्यूमन एफर्ट्स की सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एफिशिएंटली एक बेटर वे के अंदर अचीव हो सके। क्लियर? तो इन शॉर्ट कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल बिठाना एक तरह से
जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं पर्सन्स के ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो सके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए आपने मीनिंग के बारे में पढ़ लिया है कोऑर्डिनेशन के, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है कोऑर्डिनेशन के, ताकि आपको और पता लग सके कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेशन का, वो वहां पर अराइज नहीं होता है जहां पर एक जॉब परफॉर्म करते हैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन। ये क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है, जहां पर नीड फेल्ट होती है ग्रुप एफर्ट्स की, जहां पर हमें ये पता है कि ग्रुप एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। तो उस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन का नीड पड़ता है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो रिलेट करता है ग्रुप एफर्ट से, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट से। तो ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। नेक्स्ट वन इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। ये तो नेचर ही होता है कोऑर्डिनेशन का कि उसको क्रिएट करना है यूनिटी एक्शंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एफर्ट्स किए जाते हैं कि यूनिटी लाई जाए अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ताकि जो ओवरऑल गोल है, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव हो सके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सप्लाई करनी है गुड्स की एक परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्स और परचेज जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो एक वन टाइम एक्ट नहीं है। इसका जो नीड है वो हर एक स्टेप पे फील किया जाता है। हाँ जी, और इसी की वजह से जो कोऑर्डिनेशन है, इसी की वजह से जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में वो स्मूथ बनी रहती है और अनइंटरप्टेड होती है। दैट्स वाई देयर इज अ कांस्टेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन जो है एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। देखिए ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सब जगह पर जरूरत पड़ती है और वो अप्लाई होता है। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं कि जो एक्टिविटीज हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के, लाइक परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इनकी ये जो एक्टिविटीज हैं, इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। या फिर आप नॉन बिजनेस की अगर बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप ले सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो टाइम टेबल है वो भी कोऑर्डिनेशन का ही एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई टाइम टेबल ही नहीं होगा तो टीचर्स को पता ही नहीं लगेगा कि मेरा पीरियड कौन सा है, तो वो कौन से पीरियड, किसी भी पीरियड में जा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, एक एम्बिग्विटी सी आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऑल परवेसिव फंक्शन है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन विद बिजनेस और नॉन बिजनेस हर जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, वेदर टॉप लेवल, वेदर मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल। अब जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनका ये ड्यूटी रहता है कि वो कोऑर्डिनेट करें एक्टिविटीज ऑफ वेरियस फंक्शनल या डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनकी, ठीक है। या फिर सिमिलरली जो मिडिल या लोअर लेवल पे हैं जो भी मैनेजर्स, उनका भी ये ड्यूटी रहता है कि जो उनके अंदर लोग वर्क कर रहे हैं, पीपल जो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ या पीपल वर्क कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करें। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक मैनेजर की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल को करना है या मिडिल लेवल को करना है, हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कोऑर्डिनेशन का। तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक बेटर मैनर के अंदर अचीव हो पाएंगे। नाउ द लास्ट वन इज डेलिब्रेट फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब सोच समझकर ये किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये खुद से हो जाता है, खुद से एस्टैब्लिश हो जाता है, नहीं, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है जिसको किया जाता है सोच समझकर। आप इसका एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हमने अभी टाइम टेबल की बात की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो टाइम टेबल अपने आप तो नहीं बन जाता ना, उसको बनाया जाता है ना। तो ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन है उसको किया जाता है, खुद से एस्टैब्लिश किया जाता है, मतलब खुद से एस्टैब्लिश किया जाता है, वो अपने आप से वॉलंटरीली नहीं होता है। क्लियर? सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं लाइक फेयोल है, ऑडविटियर्ड है, वो कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेशन को एज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट वहीं अगर हम बात करें जो मॉडर्न मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं लाइक कुंट्स ऑर्डिनल, वो एज अ सेपरेट फंक्शन इनको ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हाँ जो कोऑर्डिनेशन है वो सेपरेट फंक्शन तो नहीं है बट वो एसेंस है मैनेजमेंट की। अब एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक फंक्शन तो नहीं है मैनेजमेंट का, पर कोई भी जो अदर फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शंस है हमारे, वो अकम्प्लिश या अचीव नहीं हो सकते हैं विदाउट कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन एक प्री रिक्विजिट बोल लीजिए, प्री कंडीशन बोल लीजिए, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो उसी के बेसिस पे हम देखेंगे अब जो 5 फंक्शंस हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग की, इनमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, प्लस इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इन फंक्शंस का, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से उसको देख लेना ताकि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक की। अब देखिए प्लानिंग में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। अब जो मेन प्लान्स होते हैं ना और जो सपोर्टिव प्लान्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। अब दूसरी बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। और यहाँ पे क्लियरली आपके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिलेशंस हैं वो भी डिपिक्ट किए जाते हैं, मैप आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, प्लस बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। तो देखिए स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, आपने रोल्स, जो रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो स्टाफिंग में क्या है, वहाँ पर उन रोल्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज लाए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किस लिए ज़रूरत होता है, इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्किल्स ऑफ अ पर्सन एंड जो उनको जॉब असाइन किया जाता है उन पर्सन्स को, उनके बीच में, प्लस बिटवीन द एफिशिएंसी, कंपनसेशन एटसेट्रा। क्लियर? तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। कोऑर्डिनेशन जो है फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग में किस तरीके से इसका नीड पड़ता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इन एक्शन। दैट मीन्स जो ह्यूमन मशीनरी है, कंप्लीट ह्यूमन मशीनरी जो है उसको एक्शन में लाना। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट, या फिर जो ह्यूमंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको ऑर्डर्स देने हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देनी है या गाइडलाइंस देनी है, सजेशंस देने हैं, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का नीड पड़ता है। लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का नीड पड़ता है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है बिटवीन द स्टैंडर्ड्स जो फिक्स किए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू द्वारा, आप कह सकते हैं, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है सो दैट जो हमारे स्टैंडर्ड्स और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम हो और स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो। सो इस डिस्कशन से हमको क्या पता लगता है, क्या कंक्लूड होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कंसर्न करता है विद ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयरफॉर इट कैन बी स्टेटेड दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, रेदर देन वो इसेंस है, वो एक प्री कंडीशन है ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए जो कोऑर्डिनेशन है वो डिवाइड है डिफरेंट बेसिस पे। तो डिफरेंट बेसिस के हैं स्कोप या फिर फ्लो। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है कवरेज। तो कवरेज के बेसिस पे जो कोऑर्डिनेशन है वो डिवाइडेड है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन एज द नेम सजेस्ट इंटरनली, दैट इज विद इन। तो इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होना विद इन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोला जाता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। और ये अचीव कैसे होता है, जब इंटीग्रेट कर दी जाती हैं गोल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, तो उसके थ्रू अचीव हो जाता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। अब एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये होता है कोऑर्डिनेशन होना बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन
एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन कौन आते हैं? गवर्नमेंट, कम्युनिटी, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कंपैटिटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनाइजेशन और इन एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के अंदर जो पार्टीज आती हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि एक प्रॉपर मैच होना चाहिए जो भी पॉलिसीज और एक्टिविटीज होती हैं एक एंटरप्राइज की विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, ताकि आप कंपेटेबल हो सके आउटसाइड वर्ल्ड से। नेक्स्ट इज फ्लो। अब फ्लो के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन है वो क्लासिफाइड है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इट इम्प्लाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स की जहाँ हम बात करें लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो डिफरेंट लेवल्स की जहाँ पर हम बात करते हैं उनके बीच में अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पर आएगा वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है वो नॉर्मली एश्योर किया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है, देखिए ये रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर अदर यूनिट्स जो कि सेम लेवल पे होती है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे नहीं, जो कि सेम लेवल पे होती है मैनेजमेंट हायरार्की में, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल। एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, तो उसको क्या बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कोऑर्डिनेशन। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो जो मैरी पार्कर फॉलेट है उन्होंने अपने डिस्कशन के अंदर 4 प्रिंसिपल स्टेट किया कोऑर्डिनेशन के, जिसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? इसके नाम से देख लीजिए, इसका मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बेस्ट अचीव हो सकता है मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग जब एक डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा पीपल के बीच में, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, वो हेल्प करता है कि आप बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर अपने आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, और जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रिमूव होंगे। दैट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि फेस टू फेस में आप ऑन द स्पॉट आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप सेटल आउट कर सकते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। प्लस जो डायरेक्ट कांटेक्ट है इवन आपको हेल्प करता है कि आप एक क्रिएट कर सकते हैं म्यूचुअल गुडविल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, म्यूचुअल बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो हेल्प करता है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हुआ? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अर्ली बिगनिंग। अर्ली बिगनिंग का मतलब होता है यहाँ पर अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। दैट मीन्स आप शुरू से ही प्लानिंग के स्टेज से ही आप कोऑर्डिनेशन लेकर आइए। अब देखिए हमने पढ़ा कि जो मेन प्लान है और जो सपोर्टिव प्लान्स है सेवरल डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बट अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जब अनकोऑर्डिनेटेड प्लान्स जो है ऑपरेशन में आ जाएंगे तब क्या होता है, जो इंटीग्रेशन है ना एफर्ट्स ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज का या ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं हो पाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अचीव करना है अगर आपको कोऑर्डिनेशन, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में हो, ठीक है, वहीं से वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब अर्ली कोऑर्डिनेशन जो है वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वो इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ प्लान्स को भी। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है, जो प्लान्स है ना वो हमेशा किस चीज पर बेस होने चाहिए? म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन पे। ऐसा नहीं कि आप सोलिली खुद से ही प्लान्स बना दें, नहीं, दे शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में देखिए रेसिप्रोकल का यहाँ पर मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ग्रुप है, तो ग्रुप में हर एक पर्सन दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है और खुद दूसरों से भी इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादा से समझ आएगा। मान लीजिए जो ए है वो काम कर रहा है बी के साथ, एंड इन टर्न जो बी है वो काम करता है सी और डी के साथ। तो इनके बीच का जो रिलेशन है चारों के बीच का वो रेसिप्रोकल है। वो कैसे है कि वो
इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को भी और आपस में भी एक दूसरे से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्टेट करता है कि एक गिवन सिचुएशन में जो फैक्टर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और वो एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। अब जब पीपल जो है वो अप्रिशिएट करते हैं रेसिप्रोसिटी ऑफ रिलेशंस, ठीक है, कि हमारा ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, उसके बारे में अवेयर होते हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वो यूनिलेटरल जो एक्शंस होते हैं, जो इंडिविजुअल एक्शंस होते हैं, उनको अवॉइड करते हैं और ग्रुप में एक्शंस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे क्या है, कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है, जो मैरी फॉलेट है उनके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक टाइम चलती रहनी है, गो ऑन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि एक वन टाइम एक्ट हो, ये एक ऐसा मैनेजरियल प्रोसेस है जो एक्सरसाइज होता है हर समय। ठीक है, सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग स्मूथ रहे और अनइंटरप्टेड रहे। कोऑर्डिनेशन जो है कैन नॉट बी लेफ्ट शेयर चांस, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डिलिबरेट फंक्शन है, उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, वो खुद से एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एफर्ट्स करने चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन है वो अचीव हो सके। देयर इज अ कांस्टेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन अ बिजनेस, क्योंकि एक कांस्टेंट नीड रहती है कोऑर्डिनेशन की एक बिजनेस के अंदर, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि किन टेक्निक्स को यूज कर आप बेसिकली इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर वेल डिफाइंड गोल्स। तो फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गोल्स है वो वेल डिफाइंड हो, जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो क्लियर हो, क्योंकि वो एम्बिगुअस होंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो भी बिल्कुल उनको क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। इससे क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है सिंपल कर देना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। दैट मीन्स प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन कर दो कि क्या किसका अथॉरिटी है, क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ही ना बचे। और आप बिल्कुल वेल डिफाइन कर दो जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, वर्क मैनुअल्स हैं, या मैप आउट कर दो प्रॉपर जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको, ताकि कोई भी चांस ना बचे मिसअंडरस्टैंडिंग होने का। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो आप बेस्ट अचीव कब कर सकते हो, जब क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर कम्युनिकेशन। अब देखिए, इफेक्टिव अगर कम्युनिकेशन होगा ना तो इससे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से आप अचीव कर सकते हैं, बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो वो हेल्प करेगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में। जो भी वेरियस पर्सन्स रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पता लगेगा कि क्या उनका स्कोप है, क्या उनकी लिमिटेशन है, या फिर जो उनका पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसके उसके रिलेटेड जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो उनको पता लगेगा। प्लस रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ उनको पता लगेगा। और रेगुलर कम्युनिकेशन से क्या होगा, वेरियस पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है या डिफरेंसेस है, वो रिजॉल्व होने में भी वो चीज़ हेल्प करती है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन से पीपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के भी व्यू पॉइंट को। तो दैट्स वाई प्रॉपर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप में क्या होगा, देखिए, इफेक्टिव लीडरशिप भी एक एसेंशियल कंडीशन है एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि गुड लीडर जो है वही अचीव कर पाता है कोऑर्डिनेशन को प्लानिंग स्टेज में भी और एग्जीक्यूशन स्टेज में भी। ठीक है, क्योंकि अगर एक लीडर ही अनडिसाइडेड होगा अपने काम के लिए, या उसको किस तरीके से गाइड करना है दूसरों को, या किस तरीके से एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करना है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की इफेक्टिव लीडरशिप हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सुपरविजन। प्रॉपर सुपरविजन के अंदर क्या आता है, अब देखिए, सुपरवाइजर्स बेसिकली कौन होते हैं, वो एक ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को,
वो उनके वर्कलोड को एडजस्ट करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अगर सिचुएशन डिमांड करे तो जो सुपरवाइजर है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है कोऑर्डिनेट करने में, जो काम एग्जीक्यूशन लेवल पे होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सुपरवाइजर जो सुपरविजन है वो प्रॉपर हो, ठीक है। अगर सुपरविजन प्रॉपर होगी तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। लास्ट वन इज कॉपरेशन। अभी जो कॉपरेशन है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगी। Now the last topic is coordination and cooperation. तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म्स में। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन जो है वो इंटायरली डिफरेंट टर्म्स है। कॉपरेशन क्या होता है, वो जस्ट एक मियरली विलिंगनेस होती है इंडिविजुअल की, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो जस्ट एक विलिंगनेस होती है, तो एक वॉलंटरी एटीट्यूड है, इसको सोच समझ कर नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन होती है ग्रुप एफर्ट्स का, सो दैट आप बिजनेस गोल्स को अचीव कर सके, और एक डेलिबरेट एक्शन है, सोच समझ कर किया जाता है। कॉपरेशन जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं पीपल के वॉलंटरी बेसिस पे, जहाँ पे असाइन नहीं किया जाता है टाइम, क्वांटिटी या फिर डायरेक्शन एलिमेंट को, बट कोऑर्डिनेशन में टाइम, क्वांटिटी एंड डायरेक्शन एलिमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो वाइडर टर्म है कॉपरेशन से। बट देखिए जो बोथ टर्म्स है ना, बट ये जो बोथ टर्म्स है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये एसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए। अब ये वाली जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने जो टेक्निक्स में लास्ट पॉइंट किया कोऑर्डिनेशन का, उसकी एक्सप्लेनेशन है। जो कोऑर्डिनेशन है विदाउट कोऑपरेशन या जो कोऑपरेशन है विदाउट कोऑर्डिनेशन, दोनों ही डिजास्टरस है। इन केस जो मेंबर्स है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं हो सकता है। ऑन द अदर हैंड कोऑपरेशन भी ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन को लीड नहीं करता है। इसके लिए भी जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि अचीव किया जा सके कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए बोला जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों ही एसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए। होप अब आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा टॉपिक। So this is all about today's video. Thank you. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हैव अ नाइस डे ऑल। एंड आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक वीडियो लेक्चर ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। थैंक यू।